हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में अपन लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसमें अपन बात करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग नाम से देख पा रहे होंगे, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या समझ रहे हैं? मॉडर्न फिजिक्स का मतलब आपको लग रहा है ये काफ़ी नई सी फिजिक्स होंगी, नया नया कंटेंट होगा, नई सारी चीज़ें होंगी। तो आप 11th से जब 12th में एंटर करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नई ही लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नई नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, काफ़ी साल पुरानी फिजिक्स है। बात समझ में आ रही है? ये काफ़ी साल पुरानी है, लगभग आज से मान के चलो 200-250 साल पुरानी फिजिक्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसको अब भी मॉडर्न बोलते हैं, क्यों? इसको मॉडर्न बोलने का रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि 200 साल से इसमें क्या हुआ, इसकी जो थ्योरी आई थी स्टूडेंट, इसकी जो थ्योरी आई थी 200 साल पहले, उसमें क्या हुआ था कि कोई भी चेंजेस आज तक नहीं हुआ है। जैसा कि पहले बोला गया था वैसी ही चीज़ें आज तक हम लोग फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है, इसके मॉडर्न फिजिक्स बोलने का रीज़न यही है। अब इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ना कई सारे चैप्टर आते हैं। ठीक है, इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कई सारे चैप्टर आते हैं जिसको हम लोग एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम लोग जानते हैं पीईई के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, उसके बारे में कंटेंट, उसकी सारी चीज़ें, तभी तो वो चीज़ें हम लोग अच्छे से डीप में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप में इसकी बेसिक चर्चा। तो जो आज का लेक्चर अपन करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1, इसमें हम लोग पूरी मॉडर्न फिजिक्स की बेसिक चर्चा करेंगे। ओके, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी मॉडर्न फिजिक्स की बेसिक चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके जितने भी यहाँ पे कंटेंट मैं लिखवाऊँगा, जितने भी चैप्टर लिखवाऊँगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के सब पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कम से कम हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है। 1 से 2 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 5 से 6 चैप्टर हैं, जिसमें क्या है, हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है भाई, आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है सबसे फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हम लोग प्यार से पीईई भी बोलते हैं। ठीक है, पीईई का मतलब यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर वेव। ठीक है, मैटर वेव में हम लोग बेसिकली बात करेंगे लाइट को जब हम लोग ने पार्टिकल माना। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ होगा लाइट के बारे में। इसमें जो बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे ना, वो लाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लाइट के नेचर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लाइट के नेचर के बारे में बात करेंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा क्या, ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स जब आपने पढ़ा हुआ था तो उसमें ऑप्टिक्स के भी एक्चुअल में 2 हिस्से होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हम लोग अपनी रियल लाइफ में फील करते हैं। बात समझ में? लेकिन वेव ऑप्टिक्स उससे थोड़ी सी अलग है। वेव ऑप्टिक्स आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, पूरी यूनिट है वेव ऑप्टिक्स पर, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कई सारे चैप्टर्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन, हाइजेंस प्रिंसिपल, ये सारा आप लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों से सामना मिलेगा, ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे जो आप लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान पाते हैं। उनकी जो फील आती है एक्चुअल में वो लैबोरेटरी में आती है। बात समझ में? जब लैबोरेटरी में आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उनकी फील कर पाते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें वेव ऑप्टिक्स के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर इसको ये माना जा रहा है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में लाइट को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। तो हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करेंगे वो लाइट के नेचर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि लाइट पार्टिकल है, बहुत लोगों का मानना था लाइट वेव है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये हमको भी नहीं पता है।
एक्चुअल में क्या हाईलाइट है हमको भी नहीं पता है कि पार्टिकल है कि वेव है। जहाँ पे जैसे फील होता है, जहाँ पे जैसे एक्सप्लेन करना होता है हम वहाँ पे कर देते हैं। पार्टिकल की तरह एक्सप्लेन करना होता है पार्टिकल की तरह, वेव की तरह एक्सप्लेन करना होता है हम लोग वेव की तरह कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली हम लोग किसके बारे में इस चैप्टर में, जो ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, इसके अंदर जितने भी चैप्टर आएंगे इसमें हम लोग लाइट के किस नेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सेकंड चैप्टर है मैटर वेव, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेव के जो पार्टिकल नेचर की, ठीक है, मैटर वेव में बात करेंगे वेव के पार्टिकल नेचर की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आप लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आती है हमारी लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, इसके बारे में, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है, डीप में चर्चा करेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न, फिजन, ये सारी चीज़ें इसी के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्स रेज, इसके बारे में थोड़ा सा आपने सुना हुआ होगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा चैप्टर, 1 घंटे का लेक्चर है ये लमसम, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये एक्स रेज वही एक्स रेज है जो आप लोग कराते हैं जब डॉक्टर आपको बोलता है, ठीक है। क्या होता है जब कोई भी चीज़ अंदर प्रॉब्लम होती है हड्डी वड्डी में, तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे करवाइए। तो एक्सरे क्या होती है, एक टाइप की रे होती है, ठीक है, जो क्या करती है हमारे अंदर जाती है, बॉडी के मांस को चीरते हुए, यानी बॉडी का जो फैट होता है उसको चीरते हुए हमारी हड्डी की फ़ोटो लेके आती है। बात समझ में आ रही है? तो वो एक्सरे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, यानी कुछ ऐसे भी हमारे सब्सटेंस होते हैं जिनका डिके होता रहता है, टाइम के साथ साथ डिके होते रहते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट जो हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर आपके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बेसिक चर्चा करूंगा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जो इन चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक आता है तो इस चैप्टर को आप लोग आराम से, जितने भी चैप्टर हैं आराम से आप इसको समझने के लायक हो जाते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको उस बेसिक नहीं आता, जो मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक मैं आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ, वो अगर नहीं आता तो इन चैप्टर को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन मतलब वो फील नहीं आ पाती है, मज़ा नहीं आता है फिर पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें आपको भूलने का डर ज़्यादा रहता है, लेकिन आप लोग जब बेसिक पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है और थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ने में मज़ा आता है। और बेसिक जब आ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन में गलतियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो भी बेसिक बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे चैप्टर्स को लेके बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग बेसिक चलाएंगे पूरा, ठीक है, बेसिक चर्चा करेंगे इस पर। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइट के बारे में, लाइट के नेचर के बारे में बात करेंगे, लाइट के नेचर के बारे में बात करेंगे। तो भैया कई लोगों का मानना था ये वेव है, कई लोगों का मानना था ये पार्टिकल है, तो किसकी बात पे विश्वास किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो इससे पहले क्या आए थे, सबसे पहले आए थे हमारे न्यूटन साहब। न्यूटन साहब वही न्यूटन्स हैं जिन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन दिए थे, यह वही है हमारे न्यूटन साहब। वो कई सारी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने हमको ग्रेविटेशनल लॉ वो दिया था। उसके बाद ये इन्होंने थोड़ी सी चर्चा की लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में जब इन्होंने चर्चा की तो इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट है वो बेसिकली पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्क्यूल। क्या नाम दिया? कॉर्पस्क्यूल। और उसी कॉर्पस्क्यूल के बेसिस पे इनकी जो थ्योरी है उसका नाम पड़ा न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। क्या नाम पड़ा? न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है, ये चीज़ हुई। तो इन्होंने क्या प्रूव किया कि लाइट is made up of particle known as corpuscle। क्या बोला? known as corpuscle। यानी इन्होंने बोला लाइट एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिनको उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्क्यूल,
और जिसके बेसिस पे इनका नाम पड़ा, इनकी थ्योरी का नाम पड़ा न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आए। इसके बाद आए हमारे हाइजेंस साहब। कौन आए? हाइजेंस साहब अपनी वेव थ्योरी लेके, हाइजेंस वेव थ्योरी। और इन्होंने क्या प्रूव किया? इन्होंने बताया कि लाइट क्या है? वेव है। ठीक है, ये हाइजेंस साहब वही हैं जिन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था, एंगल आई एंगल आर के बारे में बताया था। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो लाइट को वेव मानते हुए किया था। ठीक है, तो ये अपनी वेव थ्योरी लेके आए और इन्होंने बोला लाइट क्या है? वेव है। इन्होंने क्या बोला? लाइट क्या है? वेव है। तो इसके बाद क्या हुआ भैया, तो न्यूटन साहब उस समय क्या थे, थोड़े से बड़े साइंटिस्ट थे। तो लोगों ने क्या किया, न्यूटन साहब की बात पे ज़्यादा विश्वास किया। बोला ये बड़े साइंटिस्ट है भाई साहब, इनकी बात पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से हाइजेंस साहब उस समय थोड़े से फेमस नहीं थे, तो इनकी बात पे लोगों ने ज़्यादा विश्वास नहीं किया। तो ये क्या हुआ भैया, चुपचाप बैठे रहे। अब क्या आया, जब इसने इंतज़ार किया और इसने कहा भैया तुम इनकी बात पे विश्वास कर लो, ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ये गलत बोल रहे हैं, विश्वास कर लो, हमको क्या करना है भाई, कर लो, हम अभी छोटे हैं। लेकिन देखना एक ना एक दिन आएगा जब तुम लोग इसको वेव मानोगे। और वही हुआ। देखिए, इसके जैसे ही हाइजेंस साहब को नकारा गया, वैसे ही एक साइंटिस्ट आ गए। कौन? मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब लेके आए अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको एक बात बताना भूल गए हैं। क्या चीज़? यहाँ पे जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड वेव प्रोपगेशन। इन तीनों की डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये रही अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रही वेव प्रोपगेशन। बात समझ में आ गई ना आपको? यानी इन तीनों में क्या रहती है? परपेंडिकुलरिटी रहती है। मान लीजिए ये अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये होगी हमारी वेव प्रोपगेशन। ये क्या होगी? वेव प्रोपगेशन। इस तरीके से होती है इसमें क्या? परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैक्सवेल साहब हैं ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लेकर आए और इन्होंने वापस से इसको क्या प्रूव कर दिया? वेव प्रूव कर दिया। अब जो लोग थे वो थोड़ा सा मतलब हाइजेंस साहब की थ्योरी को लेकर थोड़ा सा मतलब कि उत्सुक हुए और उन्होंने क्या बताया कि भाई न्यूटन साहब भले ही बड़े इंसान हैं, लेकिन जब दो साइंटिस्ट बोल रहे हैं तो इनकी बात सही हो सकती है। तो क्या हुआ, लोगों ने फिर वेव मानना चालू कर दिया। लोगों ने लाइट को क्या मानना चालू कर दिया? वेव मानना चालू कर दिया। अब जैसे ही थोड़ा समय बीता, अब लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को गलत प्रूफ करने में लगे ही रहते भैया ये साइंटिस्ट। तो उतने में ही एक दूसरा साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। क्या नाम था? मैक्स प्लैंक। ये शायद आपने नाम सुने हुए होंगे। ये लेके आ गए भाई साहब अपनी क्वांटम थ्योरी। क्या लेके आ गए? क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम का मतलब ये होता है क्या? पार्टिकल। तो इन्होंने क्या बताया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन्होंने ही बताया था क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो आप लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, ठीक है, इसके बारे में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया और इन्होंने वापस से क्या प्रूव कर दिया इसको? अभी लोग क्या मानने लगे थे? वेव। अब इन्होंने क्या प्रूव कर दिया? पार्टिकल। इन्होंने क्या प्रूव कर दिया इसको? दोबारा से पार्टिकल प्रूव कर दिया। अब भैया घोर कन्फ्यूज़न हो गया। पहले न्यूटन साहब ने क्या बोला था? पार्टिकल। फिर हाइजेंस साहब आए, उन्होंने क्या बोल दिया? वेव। फिर मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने क्या बोल दिया? वेव। उसके बाद फिर से हमारे कौन आ गए? मैक्स प्लैंक आ गए, उन्होंने बोल दिया पार्टिकल। लो, घोर कन्फ्यूज़न। अब क्या किया जाए भाई? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुई कि क्या है भैया, ये क्या है, ये क्या आप अपनी उल्टी सीधी थ्योरी लेके आ रहे हैं। तो इतने में ही जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इतने में एक साइंटिस्ट और आए। ठीक है, कौन? जिनका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था? डी ब्रॉगली। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक अलग बात बताई। ठीक है, जो इन सारी चीज़ों से डिफरेंट थी, मतलब थी इनसे रिलेटेड ही लेकिन इन सारी चीज़ों से डिफरेंट थी। इन्होंने क्या बताया कि भाई साहब आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, इतना ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। यानी इन्होंने क्या किया? इन्होंने डुअल नेचर को सपोर्ट किया, लाइट के डुअल नेचर को सपोर्ट किया और बोला लड़िए मत, दोनों हैं, लड़िए मत,
दोनों। इन्होंने एक कंक्लूजन निकाल दिया। क्या कंक्लूजन निकाला कि भैया लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराइए, आप सबकी थ्योरी सही है। सर बात समझ में आई? तो इन्होंने क्या किया, डुअल नेचर को सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? सपोर्ट डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इन्होंने लाइट के डुअल नेचर को सपोर्ट किया और दो पोस्टुलेट दिए। भैया देखिए, जब किसी चीज़ का, देखिए अब अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो आपको उस बात का प्रूफ देना पड़ता है, तभी तो लोग मानेंगे। बात समझ में आई? तो देखिए ये सब जो आए थे अपनी थ्योरी लेके आए थे, अपना एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया था, तो लोगों ने माना था। अब जैसे मैं आपको बता दूं कोई भी चीज़ कि भैया आप वहाँ मत जाइएगा, नहीं तो आपको ये खतरा हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूँ आपको, अगर मैं साइंस के अंदर ही बोलूँ तो मैं बोल दूँ अगर कि केमिस्ट्री के अंदर जाता हूँ, मैंने बोल दिया अगर कार्बन की 5 वैलेंसी है, तो आप लोग ऐसे थोड़ी ना मान लोगे। बात समझ में आई? आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आई? आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, या आपको पहले से फील कराना पड़ेगा कि वहाँ मत जाइएगा, वहाँ दिक्कत है। ठीक है, तभी तो आप लोग मानेंगे बात को। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया भैया, ये अपनी थ्योरी लेकर आए और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दो पोस्टुलेट बताए। पहला इनका पोस्टुलेट क्या था? पहला पोस्टुलेट ये था, इन्होंने बताया कि लाइट एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जिसको नाम दिया इन्होंने फोटोन। क्या नाम दिया? फोटोन नाम दिया। इन्होंने बोला लाइट एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिसका नाम है फोटोन। ठीक है, और उनका जो मोमेंटम है उसको उन्होंने लिखा h/λ, उसको इन्होंने लिखा h/λ। अब यहाँ से आप लोग देखिए, जो ये मोमेंटम है, जो ये मोमेंटम है, ये किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? पार्टिकल नेचर को शो करता है। जबकि लैम्डा तो वेव में आता है ना भाई, लैम्डा आपने किस में पढ़ा है? वेव के अंदर पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? तो आपने ये पढ़ा है वेव में, और ये किसको दिखा रहा है? मोमेंटम, पार्टिकल नेचर को। तो भाई इसने क्या किया? पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से रिलेट कर दिया। इसने क्या किया? पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से रिलेट कर दिया। देखो बात कर रहा है पार्टिकल की और लेके आ रहा है किसको? वेव को। बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या किया? पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से जैसे ही रिलेट किया, तो इसने बात कर दी किसकी? डुअल नेचर की। इसने बात कर दी डुअल नेचर की लाइट की। तो आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग डी ब्रॉगली के पोस्टुलेट को थोड़ा सा नोट बना के लिख लीजिए। डी ब्रॉगली ने कौन से पोस्टुलेट दिए? पहला पोस्टुलेट दिया लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ब्रैकेट में क्या लिख लेना? फोटोन, whose momentum is p इज इक्वल टू h/λ, जहाँ पे p क्या है? पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, जबकि लैम्डा वेव नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? सपोर्ट डुअल नेचर ऑफ लाइट। एंड सेकेंड बात इन्होंने क्या बताई? जो फोटोन, मतलब जिनसे मिलकर लाइट बनी हुई है, उस फोटोन की एनर्जी, यानी इन्होंने बताया एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू E/hc/λ। यानी इन्होंने बोला जो फोटोन जिनसे मिलकर क्या है लाइट बनी हुई है, उसकी एनर्जी होती है hc/λ, जहाँ h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। जहाँ h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट। और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है ये वैल्यू, तो आप लोग अच्छे से याद करिएगा। 6.63 × 10⁻⁻34 और यूनिट होती है जूल सेकेंड। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे c की। तो c है स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और यहाँ पे जो एनर्जी आती है, ये एनर्जी होती है आपकी
जूल में, ठीक है। तो ये पॉस्टुलेट उन्होंने दिया, ठीक है। इन्होंने बताया P = h/λ, ठीक है, और एनर्जी hc/λ। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसकी एनर्जी के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे फोटोन, तो सबसे पहले कुछ फोटोन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये जो फोटोन होते हैं जिनसे मिलकर लाइट बनी हुई है, जिनसे मिलकर लाइट बनी हुई है, इनको क्या बोला गया कि ये जो फोटॉन्स होते हैं इनका रेस्ट मास 0 होता है। इनका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है, और ये ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, यानी ये क्या होते हैं? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, हेडिंग डालिए, इसको नोट करिए और हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप, और हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन में हम लोग पढ़ेंगे फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इसमें, फोटोन आर एनर्जी पार्टिकल्स, फोटोन आर एनर्जी पार्टिकल्स which travels speed of light। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, photons are energy particles which travels speed of light। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इसका पॉइंट होता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, यानी फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? 0। यानी कि इन्होंने जो ये इक्वेशन दी थी लैम्डा = h/p, या हमने लिखा था P = h/λ। तो यहाँ पे जो P होता है ना, इसको कभी भी आप लोग mv मत लिखिएगा, इसको कभी भी आप लोग mv नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग इसको mv लिख देंगे तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे? फोटोन का मास कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। फोटोन का मास क्या होता है? 0। रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे कभी भी हम लोग P को क्या करेंगे? mv नहीं लिखेंगे। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये भी बताया था कि फोटोन को जो P हमारा मोमेंटम है, सॉरी जो मोमेंटम है वो क्या होगा, उसको कभी भी हम लोग mv नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जब हम लोग mv लिखते हैं, यहाँ पे एक जगह आती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, एक जगह आती है जहाँ पे हम लोग मोमेंटम को mv भी लिखते हैं, वो मैटर वेव का केस होता है। तब हम लोग किस में चले जाएंगे? अगर इसको हमने mv लिख दिया तो हम लोग चले जाएंगे मैटर वेव के अंदर। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग बेसिक चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग पोस्टुलेट देख रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहाँ पे हम लोग mv नहीं लिख सकते P को, ये हम लोग कब लिख सकते हैं? जब हम लोग मैटर वेव के बारे में बात करेंगे। तो मैटर वेव एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको mv नहीं लिखेंगे, क्यों? और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हमने सेकंड क्या लिखवाई? रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखिए, सॉरी नेक्स्ट आप लोग पॉइंट लिखिए, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि फोटोन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बात समझ में? यानी अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इनके ऊपर ये कोई भी मतलब कि डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि फोटॉन्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोटोन कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड इनटू, या फिर लिखेंगे डिफ्लेक्टेड बाय, इनटू का हटा के लिखेंगे डिफ्लेक्टेड बाय, ठीक है। ठीक है, फोटोन कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, द एनर्जी ऑफ फोटोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। द एनर्जी ऑफ फोटोन depend on the frequency of source producing it and it does not change with change in medium, and it does not change with change in मीडियम। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब मैं समझाता हूँ। सारे पॉइंट आप लोग समझ गए ना, प्रॉपर्टीज समझ गए। फर्स्ट, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। सेकंड, इसका रेस्ट मास 0 होता है। नेक्स्ट हमने क्या बताया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट
नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट होता है इसका कि इसका जो कंजर्व यानी ये कंजर्व्ड नहीं होते हैं, इनमें कोई भी कंजर्वेशन नामक चीज़ नहीं होती। तो आप लोग लिख सकते हैं फोटोन कंजर्वेशन नामक कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मान लीजिए ये रूम है, इस रूम में मान लीजिए एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, तो उसमें मान लीजिए 50 फोटॉन्स हैं, ठीक है। तो हमेशा इस रूम में 50 फोटॉन रहें ये ज़रूरी नहीं है, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो इसको कंजर्व मतलब ये कंजर्व नहीं रह सकते हैं, बात समझ में। तो हम बोलेंगे फोटोन कंजर्वेशन नामक कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो मैं ये वाला पॉइंट आपको समझाने जा रहा था, जो फ्रिक्वेंसी वाला पॉइंट मैंने लिखवाया है लास्ट, वो क्या मैंने बताया जो फोटोन की एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमने सरफेस ले ली, ठीक है, यहाँ पे दो मीडियम में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये मान लीजिए N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मान लीजिए N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपने लाइट जब ऑप्टिक्स पढ़ा होगा 10th क्लास में स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा होगा कि जो लाइट होती है जब वो एक मीडियम से, ठीक है, दूसरे मीडियम, ये मान लीजिए नॉर्मल है हमारा, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है। मान लीजिए अगर मैं इस मीडियम में इस लाइट की वेलोसिटी v1 मान लूँ, वेवलेंथ λ1 मान लूँ, फ्रिक्वेंसी f1 मान लूँ, ठीक है। तो दूसरे मीडियम में जाने पर इसकी कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, तो वो होती है फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे जब दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड v2 हो जाती है, वेवलेंथ λ2 हो जाती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी f1 ही रहती है। क्योंकि फ्रिक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, वो कैसी क्वांटिटी है, सोर्स की क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है, ये कैसी क्वांटिटी है, सोर्स की क्वांटिटी है, यानी ये सोर्स पे डिपेंड करती है कि सोर्स कैसा है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमारी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, इस वजह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बोल दूँ अगर कोई एनर्जी या कोई सोर्स है एनर्जी का जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही रहेगी, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सोर्स की है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जो फोटोन की एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फिर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी पर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो यही पॉइंट मैंने लिखवाया है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी एनर्जी, जो हमने अभी डी ब्रॉगली ने जो बताया कि इसकी एनर्जी क्या होती है। इसकी एनर्जी होती है Sc/λ। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है, Sc/λ। और ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है जूल में। किस में होती है, ये एनर्जी होती है जूल में। तो एनर्जी की जो एक यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। एनर्जी की जो एक यूनिट होती है वो जूल होती है। और एक यूनिट और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो जूल से छोटी यूनिट होती है। बात समझ में आई, जो जूल से क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कब आती है, कोई भी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कब लिख सकते हैं। तो पहले ये बताइए आप, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है। आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जाता है तो जो एनर्जी हमको मिलती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी चार्ज Q, कोई चार्ज Q ले लें, उसको V वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराते हैं तो उसकी एनर्जी आती है QV। और Q चार्ज की जगह हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन, और उसको कितने वोल्ट से एक्सेलरेट करा रहे हैं, V की जगह कितने, V की वैल्यू ले ली 1 वोल्ट, यानी हम उसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो उसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग डालिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें डेफिनेशन लिखिए। एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू, व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस
अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराने पे जो एनर्जी हमको मिलती है वो क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मानूँ और उसको 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और उसके 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करा दूँ तो कितना आ जाएगा 1, और ये जो एनर्जी आती है किस में आती है, जूल में। तो ये आ गया हमारा कन्वर्जन फैक्टर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और ये चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए, जब जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब ये आपके काम आएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे h की वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻34, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसको आपको रटना भी पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको रटना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोग रट लेंगे तो चैप्टर हो जाएगा आपके लिए आसान। ठीक है, इसी वजह से मैं बेसिक चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बेसिक चर्चा कर दूंगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अब अगर इस एनर्जी को मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं इस एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, h। अगर मैं h की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या होती है 6.63 × 10⁻⁻34 होती है, इंटू स्पीड ऑफ लाइट आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ होती है, अपॉन में ये जो लैम्डा होता है ना, जब जूल में एनर्जी लिखते हैं तो ये लैम्डा मीटर में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लैम्डा किस में होता है, मीटर में होता है। अब ये एनर्जी किस में लिखी हुई है, जूल में। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 जूल इक्वल टू क्या लिखूँगा, अगर मैं 1 जूल लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीज़ लिखूँगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ये जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको डिवाइड कर दूँगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। ठीक है, तो जब आप लोग ये सारी, ये जो आपको जितनी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिख रही है, जब ये आप पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं ना ये पूरी, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 12.4 × 10⁻⁻14 अपॉन में लैम्डा इन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लैम्डा मीटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बना रखा था जब हमने पढ़ा था क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। 10th क्लास में आप लोग ने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, जिसमें आप लोग देखा होगा रेडियो को डालते हैं जब माइक्रोवेव में, ठीक है, तो वो लाल होकर यानी इंफ्रारेड। फिर आता है विजिबल रीजन, कौन आता है, विजिबल रीजन आता है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर कौन आता है, ये आता है विबग्योर। ठीक है, विजिबल रीजन यानी कि कौन आता है, विबग्योर आता है। ठीक है, इस तरीके से। फिर कौन आता है, फिर आता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, फिर कौन आती है, एक्स रेज, फिर आती हैं गामा रेज, फिर आती है हमारी कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो ये सारा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना रखा होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे जो हम लोग विजिबल रीजन, इसका केवल इतना ही, ये जो विबग्योर आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। तो आपने पढ़ा होगा कि हम लोग पूरे स्पेक्ट्रम का केवल इतना ही हिस्सा है जो अपनी नॉर्मल आइज से देख पाते हैं, बात समझ में। यानी विबग्योर यानी विजिबल रीजन, ये ऐसा रीजन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी विजिबल यानी अपनी नॉर्मल आँख से देख सकते हैं। बाकी इसके इधर भी जाएंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, लाइट को अपनी नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते हैं, इधर से भी जाएंगे तब भी आप नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमारे लिए क्या है, जो हम अपनी नॉर्मल आँख से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ मेजर होती है वो बेसिकली एंगस्ट्रॉम में मेजर होती है। किस में मेजर होती है, एंगस्ट्रॉम में मेजर होती है। ये होती है लगभग 430 नैनोमीटर में, अगर लिखें तो ये होती है इस तरीके से। ठीक है, और अगर एंगस्ट्रॉम में लिखें तो ये होती है 4500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, इतनी लगभग होती है। ठीक है, बेसिकली। तो अगर हम लोग इसमें जो मेज़र करते हैं वेवलेंथ को, वो एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग
फोटोन के लिए एनर्जी लिख रहे हैं, तो फोटोन क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वहाँ पे हम लोग जो बेसिकली मेज़र करेंगे वेवलेंथ को, वो किस में मेज़र करेंगे, एंगस्ट्रॉम में। मेरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताने का यही मतलब था कि यहाँ पे जो वेवलेंथ मेज़र करेंगे वो किस में मेज़र करेंगे, इलेक्ट्रॉन में मेज़र, सॉरी एंगस्ट्रॉम में मेज़र करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमको अगर लिखना है मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, तो हम लोग जानते हैं, आपने 9th क्लास में कन्वर्जन पढ़ा होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। ये सारे कन्वर्जन आपने पढ़ रखे हैं 9th क्लास में, जानते होंगे कि क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर इसको, ये हमारी एनर्जी किस में है अभी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन लैम्डा किस में है, मीटर में। अगर लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो क्या मुझे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर एंगस्ट्रॉम लाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 12.4 इंटू 10⁻, यहाँ पे आएगा -7, ठीक है। तो -7 अपॉन में, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी, ये जब पूरी क्वांटिटी आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो यही आता है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। 12.4 इंटू 10⁻⁻7 आता है। ये 14 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो उसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये -7 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा 10⁻⁻10 मीटर इंटू एंगस्ट्रॉम, ये करूँगा। तो आपको पता है अगर लिखा हो कोई चीज़ A/B अपॉन में C, यानी इस तरह लिखा हो A/B अपॉन में C, तो इसके अपॉन में 1 करते हैं, ठीक है, और C का मल्टीप्लाई B में कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई A में कर देते हैं। तो यही चीज़ मुझे करना है। तो इसके अपॉन में मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, और इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, और इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये लैम्डा मीटर में तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इंटू 10 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, इंटू 10⁻, मैं क्या लिखूँगा, -10, और ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मैं जब इस 10⁻⁻10 को ऊपर लेके जाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। अब मैं जब अगर इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ से जो एनर्जी आती है ना, वो आती है 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात समझ में आ रही है। तो ये आता है सिंपल सा रिजल्ट। देखिए एनर्जी जूल में है तो ये बेसिक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन अगर एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी है और लैम्डा लिखना है एंगस्ट्रॉम में, तो हम लोग क्या रिजल्ट देखते हैं, 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर कहीं हमको दे दिया जाए लैम्डा नैनोमीटर में, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा सा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 10⁻⁻10 की जगह पर क्या रखेंगे, 10⁻⁻9, तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो आएगी 1240 अपॉन में लैम्डा इन नैनोमीटर, और ये भी एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो बेसिक बातें हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लैम्डा को नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में किस तरीके से रखेंगे, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, ये हमने यहाँ पे आपको प्रूफ करवाया। फोटोन की प्रॉपर्टी देखी, ठीक है। अब हम लोग बेसिक बात यहाँ पे कर चुके हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंटेंसिटी के बारे में। नाम सुना होगा आपने इंटेंसिटी का, जब आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी सुना होगा, ठीक है। तो वही इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला जो होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी हेडिंग डाल लीजिए और यहाँ पे लिखिए, इंटेंसिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और आई इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया। क्या होता है, पावर अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी पर यूनिट एरिया पर गिरने वाली पावर के रेशियो को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। मान लीजिए कोई बल्ब है जिसकी इंटेंसिटी है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 50 पावर कितनी इसकी, 50 पावर की 50 वाट की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर गिर रही है। या फिर हम लोग जानते हैं पावर का एक फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट टाइम इक्वल क्या होता है, पावर होता है। तो यहाँ से अगर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहूँ तो इंटेंसिटी में लिख सकता हूँ E
अपॉन ए इंटू टी। टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, ये क्या है, ठीक है, एरिया, ई क्या है, एनर्जी है। तो मैं अगर बोलूँगा यहाँ पे, अगर आपको दे दिया गया इंटेंसिटी कितनी है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो मैं बोलूँगा 50 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर गिरती है। नहीं समझे बात को, नहीं समझे, आया, आ गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि अगर किसी भी लाइट की इंटेंसिटी 50 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया कि 1 मीटर स्क्वायर पे 1 सेकेंड में 50 जूल एनर्जी गिरती है। ठीक है, बात समझ में। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, नंबर ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी सरफेस पे 50 जूल एनर्जी गिरती है, और एनर्जी क्या होती है भैया, लाइट क्या है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी आ रही, लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स। अभी हमने देखा डी ब्रॉगली का पोस्टुलेट, लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन। तो हमने बोला अगर 50 जूल एनर्जी गिरती है, हर फोटोन की एनर्जी 1 जूल है, तो क्या 50 फोटोन गिरे, हमारे सरफेस पे कितने फोटोन गिरे, 50 फोटोन। ठीक है, अगर मैं बोलता कि 50 जूल एनर्जी गिर रही है और हर फोटोन की एनर्जी 10 जूल है, तो मैं बोलता क्या 10 ही इलेक्ट्रॉन गिरे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटोन है, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। किसके होते हैं, इंटेंसिटी के। देखिए इस चीज़ को मैं अभी प्रूव कराऊंगा कैसे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग पहले ये बेसिक चर्चा नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो सॉल्व करना है। ठीक है, नोट हो गया ये। चलिए अब यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे नंबर ऑफ फोटोन। आपको निकालना नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी दी हुई है आपको। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इन टी नॉट टाइम, फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इन टी नॉट टाइम। ठीक है, आपको क्या करना है, ये एक सरफेस दी हुई है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक सरफेस, इस पर क्या गिर रही है, लाइट गिर रही है इस तरीके से। इस लाइट की वेवलेंथ हमने मान ली लैम्डा, वेलोसिटी मान ली v, वेलोसिटी कितनी मान ली v, और इसका एरिया हमने क्या मान लिया है, ये a मान लिया है। इसका एरिया क्या मान लिया है, a मान लिया है। इसकी इंटेंसिटी हमने मान ली I इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है। ठीक है, तो मैंने बोला इस पे हमको निकालना नंबर ऑफ फोटोन। तो हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, हमने बोला अगर E जूल की एनर्जी गिर रही है, तो यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E अपॉन A इंटू टी, और टाइम हमको क्या दिया है, T नॉट, यानी T नॉट टाइम पे कितनी इंटेंसिटी या फिर बोल रहा है कितनी एनर्जी गिर जाती है, तो हमको टोटल एनर्जी निकालेंगे, वहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन। देखिए कैसे, हम लोग जानते हैं कि अगर E जूल एनर्जी T नॉट टाइम पे A एरिया वाले सरफेस पे गिर रही है, तो उसकी इंटेंसिटी होगी E अपॉन A इंटू टी नॉट। इतनी बात आपको समझ में आई अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैं लिख दिया हूँ इतना, तो मैं यहाँ से अगर एनर्जी निकालना चाहूँ तो एनर्जी क्या लिखूँगा, I इंटू A टी नॉट, ये तो लिखूँगा, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा तो IA टी नॉट। ये जो एनर्जी आती है ना, ये एनर्जी आती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉलिंग इन एरिया, ठीक है, इन एरिया, सॉरी, टोटल एनर्जी फॉलिंग इन टी नॉट टाइम। ठीक है, टी नॉट टाइम में ए एरिया वाले सरफेस पर टोटल एनर्जी कितनी गिरी, वो है ये, वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या आ गया, IA टी नॉट, ये टोटल एनर्जी आ गई। अब हमको पता है कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा होता है, जो अभी हमको डी ब्रॉगली ने बताया था। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारी टोटल एनर्जी है, अगर इस टोटल एनर्जी को इस 1 फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दे तो क्या हमको नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे। नहीं बात समझ में, अरे टोटल एनर्जी है, ठीक है, 1 फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, हमको वो नंबर ऑफ फोटोन मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए 1 फोटोन की एनर्जी क्या है, 1 फोटोन की एनर्जी है SC बाई लैम्डा, तो अगर मैं यहाँ से n फोटोन की एनर्जी लिखना चाहूँ, यानी एनर्जी ऑफ, हमने मान लिया नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं
n है। हमने मान लिया कि इस सरफेस पर E एनर्जी गिर रही है, टोटल एनर्जी कितनी गिर रही है I T0, और इस टोटल एनर्जी में जो फोटोन गिर रहे हैं उनका नंबर कितना है, उनकी संख्या है n। हमने मान लिया n फोटोन गिर रहे हैं जब E एनर्जी गिरती है, तो एनर्जी ऑफ n फोटोन हो जाएगी E = Nhc/λ। अगर a फोटोन की एनर्जी hc/λ तो n फोटोन की एनर्जी nhc/λ। अब ये वाली वैल्यू अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना वो कितनी आ रही है, nhc/λ = Ia/T0। ठीक है, और यहाँ से अगर हमको नंबर ऑफ फोटोन निकालना तो कितना आ जाएगा, Ia T0 इंटू लैम्डा अपॉन में SC। यही आ जाता है हमारा नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू। स्टूडेंट समझ में आ गई ना बात आपको, तो यही होता है हमारा नंबर ऑफ फोटोन। अब देखिए किस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लीजिए एरिया में 1 मीटर स्क्वायर मान लूँ, टाइम पीरियड 1 सेकेंड मान लो, तो यहाँ पे h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई होगी। ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ भी आपको क्या है, दिया हुआ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो बेसिकली पूरी डिपेंडेंसी जा रही है वो किस पे जा रही है, इंटेंसिटी पे, यानी जो n की वैल्यू है यानी नंबर ऑफ फोटोन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। ये बात आपकी प्रूव हो गई जो कि मैंने अभी बताया था। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीख ली। हमने एनर्जी के बारे में देख लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैसे निकालेंगे, जूल में एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, और क्या हमने नंबर ऑफ फोटोन के बारे में सीख लिया इसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाले हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, अगर फ्रिक्वेंसी हमको दे दी जाए तो हम लोग कैसे 1 फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ होगा लाइट में, या फिर आपने जब वेव पढ़ी होगी थोड़ा सा बेसिक चर्चा 9th क्लास में, तो आपने ये वाली वेव पढ़ी होगी, इसको बोल रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा अगर ये वेवलेंथ है लैम्डा, अगर वेव की स्पीड है v, ठीक है, तो अगर इसकी फ्रिक्वेंसी f, तो इसमें एक रिलेशन आता था v = f लैम्डा, v = f लैम्डा। अगर लाइट को हमने क्या माना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हमने इसको लाइट मान लिया तो लाइट क्या है, c की स्पीड से चलती है, c की स्पीड से चलती है ना, तो c = हो जाएगा f × लैम्डा। और फ्रिक्वेंसी को हम कहीं कहीं डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू भाई क्या है, इसका सिंबल है जिससे हम लोग फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं। तो यहाँ से c = क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा, हमने न्यू से डिनोट कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, सॉरी न्यू की वैल्यू, तो न्यू = क्या आ जाता है, c/λ। अब देखिए ये रिलेशन देखिए, न्यू हम एनर्जी को कैसे फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं एनर्जी = क्या होता है, hc/λ होता है, और c/λ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। तो E = लिखेंगे h × न्यू। तो हम लोग फ्रिक्वेंसी के टर्म में भी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन को रिलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमको फोटोन की फ्रिक्वेंसी दी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, फोटोन की नहीं, लाइट की अगर हमको क्या दी हो, फ्रिक्वेंसी दी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे मिलकर लाइट बनी हुई है। ओके, तो बात समझ में आ गई आपको। तो आज के लिए यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, बहुत सी चीज़ें पढ़ी। एनर्जी के बारे में पढ़ा, मॉडर्न फिजिक्स की बेसिक चर्चा कर ली जिसमें हम लोग प्लैंक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ा, इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, नंबर ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे बेसिक चर्चा की। ठीक है, तो आगे अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और बेसिक चर्चा जो बची है वो थोड़ी बहुत करेंगे वहाँ पे। ठीक है, जो काम की चर्चा है, ठीक है, वो हम लोग चैप्टर के साथ साथ करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही रहने देते हैं, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।